डीम्ड कॉलेजेस क्या होते हैं? डीम्ड कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है? डीम्ड कॉलेजेस की फीस ज़्यादा क्यों होती है? डीम्ड कॉलेजेस की डिग्री की कितनी वैल्यू है? पिछले 3 वर्षों में डीम्ड का कट ऑफ एमबीबीएस के लिए क्या रहा है? और इस साल 2021 में कितने डीम्ड कॉलेजेस की फीस बढ़ गई है? कितने डीम्ड कॉलेजेस में हिडन फीस है? बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स पे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका होम एजुकेयर के चैनल पर। तो बेसिकली आज हम डीम्ड कॉलेजेस के बारे में बातें करने वाले हैं। डीम्ड कॉलेजेस जिनके बारे में आप ये जानते हैं कि इनकी जो फीस होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्सप्लोर करेंगे कि इनकी फीस ज़्यादा क्यों होती है और कितना वर्थ होता है यहाँ पे पढ़ाई करना। 2016 में जब नीट आया था तो इसका एक प्रमुख उद्देश्य था भ्रष्टाचार को कम करना। भ्रष्टाचार कम भी हुआ है, लेकिन कितना कम हुआ है ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। DY पाटिल पुणे एक बहुत फेमस डीम्ड यूनिवर्सिटी है एमबीबीएस के लिए। इसकी फीस 2015 में 8,25,000 रुपये प्रति वर्ष हुआ करती थी। 2016 में जैसे ही नीट आया इसकी फीस बढ़ के 15 लाख रुपए पर ईयर की हो गई। जी हाँ, पहले जो फीस कम थी वो नीट के आने के बाद डबल हो गई। और बात कर लें 2021 की तो ये फीस बढ़ के हो चुकी है 25 लाख रुपए प्रति वर्ष। 4.5 साल के बजाय 5 साल तक फीस देनी है और हॉस्टल और तमाम तरीके के ईयरली इंक्रीमेंट हम जोड़ दें तो 1,60,00,000 रुपए का टोटल बजट है। पहले शायद ये जो बड़ा अमाउंट हुआ करता था ये कैश में भी हुआ करता था, अब सरकार ने इसे पक्का कर दिया है। बहरहाल डीम्ड के कॉलेजेस महंगे जरूर हैं, लेकिन कुछ खासियत भी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि डीम्ड कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में डिफरेंस क्या होते हैं। किसी भी राज्य के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो उस राज्य के किसी न किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं और सरकारी यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो यूजीसी के अंतर्गत आती हैं। वहीं बात करें डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की तो ये खुद की यूनिवर्सिटीज होती हैं। टाइम के साथ जब कॉलेजेस डेवलप कर जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जब डेवलप कर जाते हैं, कई सारे कोर्सेस हैं वहाँ पे, तो कुछ क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करने के बाद वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे में सीधे सीधे वो यूजीसी के अंतर्गत आते हैं और उनका जो करिकुलम होता है वो खुद का होता है। जो भी वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं वो खुद का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं और उसी कैंपस में कॉपीज की इवैल्यूएशन होती है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो एग्जाम होता है वो स्टेट की जो उनकी यूनिवर्सिटी होती है वो कंडक्ट कराती है। आइए एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझते हैं। बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक के जो भी फेमस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज हो, MS रमैया हो, वैदेही हो, सप्तगिरी हो, ये सारे के सारे कॉलेजेस राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। वहीं कर्नाटक के जो डीम्ड कॉलेजेस हैं, मणिपाल हुआ एग्जाम्पल के लिए, उनकी खुद की यूनिवर्सिटी है। MAHE माहे यूनिवर्सिटी, JSS डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनकी भी खुद की यूनिवर्सिटी है। जवाहरलाल नेहरू बेलगांव है, SDU कोलार है, BLD यूनिवर्सिटी है। तो ये सब जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये खुद की हैं, इनका स्टेट यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं होता, ये सीधे सीधे यूजीसी को रिपोर्ट करती हैं। प्राइवेट और डीम्ड की डिग्री में क्या फ़र्क होता है? किसी प्राइवेट कॉलेज से जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई करके पास आउट होता है तो उसे जो सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है उस पे कॉलेज का नहीं, उस स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम होता है जिससे वो कॉलेज एफिलिएटेड था जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। वहीं डीम्ड कॉलेजेस से जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं वहां पे उनकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उसका नाम होता है। वैल्यू की अगर बात करें तो वैल्यू डीम्ड की भी उतनी ही ज्यादा है जितनी की किसी प्राइवेट कॉलेजेस की। इसके अलावा कोई अगर बेहतर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई बेहतर डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो एक रेपुटेशन की बात अलग होती है, लेकिन डिग्री की वेटेज की बात करें, वैल्यू की बात करें तो वो बराबर की होती है, क्योंकि NMC के रिकॉग्नाइजेशन के बाद ही वो कॉलेज जो है उसे अनुमति मिलती है पढ़ाई करवाने की। तो इस बात का किसी भी तरीके का कंफ्यूजन मत रखिएगा कि इनके डिग्री के वैल्यूएशन में किसी भी तरीके का डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल देके और आसान कर देता हूं समझना। अगर कर्नाटक के किसी भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो डिग्री मिलेगी, उस पर राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी का नाम होगा। वहीं अगर किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेंगे तो उस पर उस
डीम्ड यूनिवर्सिटी का नाम होगा, नाम कोई भी हो लेकिन एनएमसी से मान्यता प्राप्त है, तो आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में बराबर की वैल्यूएबल होगी। बात करें एकेडमिक क्वालिटी की तो क्या फर्क होता है। डीम्ड कॉलेजेस ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। कोई भी नया टॉपिक इन्हें अडॉप्ट करना हो तो इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि डायरेक्टली ये यूजीसी से के अंतर्गत में आते हैं, तो जल्दी से जो चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो ये इनके कंपैरिजन में थोड़े स्लो होते हैं। कोई भी नया टॉपिक आने के लिए लंबा प्रोसीजर होता है, वो यहाँ से पहले यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां से यूजीसी में, और यूजीसी जब अप्रूव करती है तो पहले स्टेट यूनिवर्सिटी के पास आता है और फाइनली वो जो अपडेट्स हैं वो कॉलेजेस को दिए जाते हैं। तो ये जो थोड़ा सा फर्क है एकेडमिक का, इसमें जो प्लस पॉइंट होता है वो डीम्ड के तरफ होता है। हालांकि सारे के सारे डीम्ड कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, यही बात प्राइवेट कॉलेजेस पर भी लागू होती है। चलिए अब समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्लिनिकल एक्सपोजर में क्या डिफरेंस होता है। तो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ज्यादा बड़ा होता है, अस्पताल बड़े बड़े हैं, ऐसे में जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो डीम्ड में ज्यादा है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में ये डीम्ड के कंपैरिजन में कम होता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस इसके एक्सेप्शन जरूर हैं, बट ओवरऑल अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसे में प्राइवेट कॉलेजेस का जो इंफ्रा होता है वो डीम्ड के तुलना में काफी वीक होता है। फॉर एग्जांपल कई सारी ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के 4-5 प्राइवेट कॉलेजेस भी समा सकते हैं। तो इस तरीके का जो डिफरेंस है वो प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल सकता है। वर्तमान में हमारे देश में 46 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इनमें से कई सारी ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, बल्कि यूं कहें कि ज्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ सीट्स जो है, जो इनटेक है स्टूडेंट का, वो 250 तक है। वहीं बहुत कम ही ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्हें 250 सीट की परमिशन है। फॉर एग्जाम्पल जेजेएम धवनगिरी, एस निजलिंगप्पा बागलकोट, नारायणा मेडिकल कॉलेज नेलोर आंध्र प्रदेश, इंडेक्स मध्य प्रदेश, ये गिने चुने ही कुछ कॉलेजेस हैं। लेकिन ज्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे 250 सीट की परमिशन होती है। ये डिटेल्स आप एनएमसी पे जो एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है वहां वेरीफाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज में भी क्या फर्क होता है? बिल्कुल होता है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, तो इनकी लेबोरेटरीज जो होती हैं वो काफी ज्यादा एडवांस होती हैं, वहां पे ज्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज देखने को मिलता है। और जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, चूंकि जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इनकी पेइंग कैपेसिटीज अच्छी होती है, तो इनके पास देखा गया है कि ज्यादातर हाईली क्वालिफाइड जो लेक्चरर्स होते हैं वो होते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस में ऑन एन एवरेज ये काफी कम देखने को मिलता है। फिर से दोहराना चाहूंगा, प्राइवेट कॉलेजेस में जो क्वालिटी है इसमें काफी ज्यादा का डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे दो कैटेगरी में कंपेयर कर रहे हैं, डीम्ड में और प्राइवेट में। ये बेसिक डिफरेंसेस थे प्रॉपर्टीज में डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इनका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, कट ऑफ क्या होती है, या फिर अदर कंडीशंस क्या होते हैं। 2020 में 46 डीम्ड कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। 2021 में एक डीम्ड कॉलेज बढ़ चुका है, 2 और नए खुलने की संभावना है। बहरहाल ये 49 हो या फिर 50 हो, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होंगी ये नेचर वाइज सेंट्रल होती हैं, और ऐसे में इनकी जो काउंसलिंग है वो सेंट्रल काउंसलिंग से ही सीटें यहाँ पे अलॉट की जाती हैं। यानी कि mcc.nic.in के थ्रू ही इन सब की काउंसलिंग होगी। ऑल इंडिया कोटे जो सरकारी सीटों की काउंसलिंग होती है, इनके साथ साथ ही इन डीम्ड कॉलेजेस की काउंसलिंग होगी। राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, फिर मॉप अप राउंड होगा। इसके बाद भी जो सीटें बच जाती हैं वो इन कॉलेजेस को भेज दी जाती हैं, और उन सीटों पे स्ट्रे मॉप अप राउंड होता है जो कि कॉलेज लेवल का ऑफलाइन मॉप अप राउंड होता है। वहीं बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो किसी भी राज्य के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इनकी 100% सीट्स जो हैं उस राज्य की काउंसलिंग अथॉरिटी बोर्ड के अंतर्गत आती हैं। और उस राज्य में जब काउंसलिंग चल रही होती है तो वहां 85% जो सरकारी सीटें हैं उसके साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट की काउंसलिंग कराई जाती है। और हर एक राज्य में ये नियम अलग अलग हैं। कुछ राज्य क्लोज होते हैं, यानी कि वो दूसरे राज्य के स्टूडेंट को अपने यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अलाउ नहीं करते। फॉर एग्जांपल गुजरात। वहीं ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्य के छात्रों को भी अपने यहाँ पे अलाउ करते हैं। इसके बारे में जो डिटेल्स जानकारी है, मेरा एक वीडियो है ओपन स्टेट, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मैं दे दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य में कितने फीस पर आप कितनी सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहरहाल ये बेसिक डिफरेंस है कि डीम्ड की काउंसलिंग सेंट्रल काउंसलिंग से होती है, वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग
उस राज्य की स्टेट काउंसलिंग बोर्ड के द्वारा कराई जाती है। रिजर्वेशंस की अगर बात करें तो किसी भी तरीके का कैटेगरी बेनिफिट जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलता। आप SC ST OBC या फिर PH कैटेगरी से हो तो एक आध एक्सेप्शन है, उसको छोड़ देते हैं। तो इन जनरल जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पे किसी तरीके का आपको बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, कुछ माइनॉरिटी के कॉलेजेस जरूर हैं जो कि मुस्लिम और जैन माइनॉरिटी के हैं, तो वहां पे उस कम्युनिटी के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, फीस में बहुत ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिलता। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो ये हर एक स्टेट की पॉलिसी पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके का रिजर्वेशंस देती हैं। कई जगह पे फीमेल रिजर्वेशंस भी हैं, SC ST OBC PH या फिर उनकी जो ट्राइबल वहाँ की जनजातियां हैं उनके लिए एक्सक्लूसिव वहाँ पे रिजर्वेशंस होते हैं। वहीं कुछ स्टेट कंप्लीट ओपन भी होते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश। तो ये राज्यवार वेरी करता है, लेकिन डीम्ड कॉलेजेस जितने भी हैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कैटेगरी का लाभ नहीं मिलता, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। सीट्स की कैटेगरी जरूर होती है, ये बेसिकली 85% मैनेजमेंट कोटा होता है और 15% जो है वो NRI कोटा होता है। फीस का बेनिफिट किसी को नहीं मिलता, चाहे आपके 400 मार्क्स हो या फिर 600 मार्क्स हो। अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो फीस दोनों ही लोगों के लिए बराबर होगी। काउंसलिंग कहाँ करनी है इस बात पे कंफ्यूजन रहती है, तो एक बार फिर से अपनी बात को एग्जांपल के साथ दोहरा देता हूं कि अगर आपको अलग अलग राज्य के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं तो अलग अलग राज्यों में अप्लाई करना होगा। मसलन अगर आपको उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस में लेना है एडमिशन तो उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करना होगा। राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करना होगा। कर्नाटक के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो तो कर्नाटक स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करना होगा। उसी तरीके से वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो सेपरेट वेस्ट बंगाल की स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करना होगा। इन सबको बैलेंस करके आपको काउंसलिंग करनी है। वहीं अगर आपको डीम्ड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल अगर मणिपाल को ऑप्शन में रखना चाहते हैं जो कि कर्नाटक में है, संतोष को आप ऑप्शन में रखना चाहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है, MM मुलाना को ऑप्शन में रखना चाहते हैं जो कि हरियाणा में है, कलिंगा या फिर सम जो कि भुवनेश्वर में है, गीतम जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो इन सारे कॉलेजेस जो 46 2020 में कॉलेजेस थे, इन सब की काउंसलिंग के लिए सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है mcc.nic.in। यानी कि ये सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो किसी भी राज्य में स्थित होंगी, इनके लिए जो काउंसलिंग है वो सेंट्रल काउंसलिंग द्वारा ही कंडक्ट कराई जाएगी mcc.nic.in पर। जब बात काउंसलिंग की हो रही है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट वो अमाउंट होता है जो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के समय आपको देना होता है। ये राशि आपकी दांव पर होती है कि कॉलेज अगर अलॉट हो गया और फ्री एग्जिट नहीं है तो ये फोरफिट हो सकती है। लेकिन अगर आप कई सारे स्टेट की और डीम की काउंसलिंग कर रहे हैं तो इतनी राशि आपको इकट्ठा भी अलग से करनी पड़ती है। तो ये समझ लीजिए कि जो लोग भी डीम की काउंसलिंग करते हैं वो डीम के सारे कॉलेजेस के लिए केवल एक बार 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं। वहीं अगर आप स्टेट काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो ये आपकी स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख रुपए है, उत्तराखंड में 1 लाख है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 1 लाख है, राजस्थान में भी 1 लाख है, वेस्ट बंगाल में बिल्कुल नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी नहीं है, पांडिचेरी में फिर 1 लाख है, त्रिपुरा में 1 लाख है। तो इस तरीके से राज्यवार ये जो अमाउंट है ये अलग अलग होता है, लेकिन डीम्ड के लिए सिर्फ एक बार आपको 2 लाख रुपए MCC के पास जमा करने होते हैं। बैंक गारंटी और सर्विस बॉन्ड का क्या? बैंक गारंटी डीम्ड कॉलेजेस में केवल 4 कॉलेजेस में है, श्री सिद्धार्था टुमकुर, श्री सिद्धार्था टी बेगुर, सुमनदीप वडोदरा और DY पाटिल नवी मुंबई। ये 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे बैंक गारंटी प्रोवाइड करनी होती है। वहीं अगर राज्य की बात करें तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 साल की बैंक गारंटी देनी होती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में 1 साल की फीस के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है इसकी बैंक गारंटी देनी होती है, जो कि भारी भरकम होती है। ये एक रीजन भी है कि वहां पे जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती हैं। इसके बारे में दूसरे वीडियो में बता दूंगा। सर्विस बॉन्ड की अगर बात कर लें तो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे किसी तरीके का रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के समय पे ही आपको एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करनी पड़ती है। यानी कि उसमें यह बात लिखी होती है कि किसी भी कारण से अगर आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो आपको बाकी की फीस भी भरनी पड़ेगी। ऐसा ही बॉन्ड आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी भरना पड़ता है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि स्टेट लेवल पे प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो ज्यादातर राज्यों में तो किसी भी तरीके का रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं होता, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे रूरल सर्विस बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल कर्नाटक। ऐसे में इसकी एग्जैक्ट जानकारी जो है
वो काउंसलिंग के समय जो ब्रोशर जारी होता है उसमें दी हुई होती है, और आप अगर कहेंगे तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन से राज्य में कितना सर्विस बॉन्ड होता है। एनआरआई कोटे में क्या डिफरेंसेस हैं ये देख लेते हैं। जितने भी राज्य हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर सरकारी भी हैं जिन राज्यों में, वहां पे एक्चुअल एनआरआई कैंडिडेट्स या फिर जिनके पेरेंट एनआरआई हों इनके लिए ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। हालांकि राजस्थान, हरियाणा और पौंडीचेरी इनमें से एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत क्लोज का कोई स्पॉन्सर हो तो वो एलिजिबल होता है और उन्हें सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। लेकिन बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटीज की तो यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट के पास कोई अगर एनआरआई स्पॉन्सर है तो वो स्टूडेंट एलिजिबल होता है। हालांकि डीम्ड में एनआरआई की फीस और ज्यादा होती है, लेकिन अगर किसी के पास कम स्कोर हो और एनआरआई स्पॉन्सर हो तो वो मणिपाल में भी पढ़ाई कर सकता है। कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ सबसे ज्यादा फीस पर और क्वालिटी पर डिपेंड करती है। ऐसे में चूंकि डीम्ड कॉलेजेस में ज्यादातर कॉलेजेस की फीस ज्यादा है, तो अगर कंपेयर करके देखा जाए तो डीम्ड की जो कट ऑफ होती है वो कम होती है। कई सारे ऐसे डीम्ड कॉलेजेस हैं जिनकी फीस काफी ज्यादा है और क्वालिटी भी कम है, तो यहाँ पे जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट पर भी यही फॉर्मूला लागू होता है, फीस और क्वालिटी वाला। लेकिन कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे फीस कम है, जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो यहाँ 8 से 12 लाख रुपए तक की पर ईयर की फीस है। तो ऐसे में जो कट ऑफ है ये काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे फीस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल 18 से 20 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसे में जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती हैं। हालांकि ये स्टेम मॉप अप राउंड में आपको नेगोशिएट होकर मिलती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो डीम्ड कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वो प्राइवेट की तुलना में कम देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंसेस हैं डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस में। कई सारे पॉइंट्स पे मैंने आपको कंपैरिजन दे दिए हैं। ऐसे में कुछ बातें हैं जो अगर आप डीम्ड की जब काउंसलिंग करेंगे तो वहां पे आपको ध्यान में रखनी है, इनके बारे में बता देता हूं। राउंड 2 जो होता है वो फ्री एग्जिट नहीं होता है। आपका 2 लाख रुपया जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट का वो दांव पर होता है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ उसी कॉलेज का चुनाव करें जो कॉलेज आप अफोर्ड कर सकें या फिर जहां पे आपको एडमिशन लेना हो। यही शर्त मॉप अप राउंड में भी लागू होती है। दूसरी सलाह यह है कि डीम्ड कॉलेजेस को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर लें। कई सारे डीम्ड कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि इंफ्रा वाइज बड़े हैं, लेकिन क्वालिटी में कहीं ना कहीं वो कमजोर भी हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं है। तो अच्छे से सिलेक्ट करके एक लिस्ट बना लें अपने बजट के हिसाब से कि कौन कौन से डीम्ड कॉलेजेस को आपको सिलेक्ट करना है। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे भी हैं जहां पे ईयरली इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होता है। ये वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। हालांकि 2021 में कितने कॉलेजेस की फीस बढ़ी है, 2020 में क्या फीस थी और 2020 में राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड की कट ऑफ क्या रही थी, ये एक पीडीएफ फाइल में आपको जरूर अवेलेबल करा देता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लें। यहाँ पे ये डिटेल्स जो है ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। और चलते चलते इस पूरी वीडियो का सार अगर कुछ शब्दों में मैं बताऊं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे फीस तो ज्यादा लगती है लेकिन बेस्ट एकेडमिक्स मिलते हैं, जहां पे अच्छे से डॉक्टरी की पढ़ाई की जा सकती है। और एक खास बात भी है कि अगर आपके नीट के स्कोर बहुत कम है तो ऐसे में स्टेम मॉप अप राउंड में कई सारे कॉलेजेस में जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती हैं। एनआरआई कोटे की सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। ऐसे में बिना एनआरआई डॉक्यूमेंट के वो या तो एनआरआई फीस पर दे दी जाती हैं या फिर मैनेजमेंट की फीस पर दे दी जाती हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उन स्टूडेंट के लिए जिनके नीट के स्कोर तो कम है लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं, तो वो चाहे तो किसी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस की पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। अगर आप भी इरादा रखते हैं ऐसी किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए स्टेट को भी बैलेंस करके चलना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं अलग अलग जगह पे वो सुरक्षित रहें। और आप प्लान कुछ इस तरीके से करें कि अलग अलग राउंड की काउंसलिंग को पार करने के बाद आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकें। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसे क्लिक करके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। मैं जल्द मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद। नीट काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस एवं अन्य मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस, डेटा एंड ट्रेंड एनालिसिस और टॉप कॉलेज की संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब करें ओम एजुकेयर चैनल को और पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारियां।